आज हम भारत के एक ऐसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो तब मैं छोटा बच्चा था और बड़ी शरारत करता था। इतना ही नहीं बल्कि आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं कि ये प्रोग्राम इतना पुराना है कि डिफेंस स्क्वाड के 2.4% व्यूअर्स उस एज ग्रुप में आते हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। अब बाकी वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा हम किस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में, जो कि MRFA या MMRCA तो इनके नाम से भी जाना जाता है। तो आज के एपिसोड में हम इस प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर वर्तमान समय में इसका क्या स्टेटस चल रहा है और ये प्रोग्राम अपना अंतिम रूप कब देखेगा भी या नहीं देखेगा, तो इन सभी संभावनाओं पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस प्रोग्राम को लेकर और इस प्रोग्राम में जितने भी फाइटर्स कॉम्पीट कर रहे हैं तो उनके बारे में अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स के क्या व्यूज हैं। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस MRFA प्रोग्राम को शुरू करने का उद्देश्य था इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना और इंडियन एयरफोर्स की MiG-21FL और MiG-23 फाइटर्स की फ्लीट जो पुरानी हो रही थी उसको रिप्लेस करना। और इसी उद्देश्य के साथ इसके लिए जो इनिशियल RFI थी, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो वो सन 2001 में रिलीज की गई। और 2001 में इनिशियल RFI की रिलीज होने के बाद इस बात की उम्मीद थी कि इस प्रोग्राम के लिए जो RFP है यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, तो वो दिसंबर 2005 तक इशू किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस प्रोग्राम के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल था वो 2005 के बजाय 28 अगस्त 2007 को रिलीज किया गया, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया कि एयरफोर्स को 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और इस पूरे प्रोग्राम की लागत थी 42,000 करोड़ रुपीस। और ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इस प्रोग्राम में कॉम्पीट कर रहे 6 वेंडर्स को इशू किया गया, जिसमें रशिया अपने MiG-35 के साथ, स्वीडन अपने ग्रिपन फाइटर के साथ, फ्रांस अपने रफाल के साथ और US F-16 फैल्कन और F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ। बाकी ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और इटली का कंसोर्टियम अपने यूरोफाइटर टाइफून के साथ इसमें कॉम्पीट कर रहा था। यानी कि टोटल 6 फाइटर जेट्स थे जो कि इस प्रोग्राम के लिए कॉम्पीट कर रहे थे। और RFP के मुताबिक इस प्रोग्राम में 126 एयरक्राफ्ट में से पहले के 18 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत लिए जाने थे और जबकि बाकी के बचे एयरक्राफ्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाने थे। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें 50% का ऑफसेट क्लॉज भी शामिल था। और फिर इस RFP की रिलीज होने के बाद इस प्रोग्राम के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कुछ बिडर्स ने इस RFP का रिस्पांस देने के लिए जो डेडलाइन सेट की गई थी उसमें एक्सटेंशन भी मांगा। और फिर आगे की प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे कि आमतौर पर डिफेंस डील्स में होती हैं। अलग अलग लेवल पर नेगोशिएशंस, इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए उनके फील्ड ट्रायल्स, टेक्निकल इवैल्यूएशन और एक एक करके इसमें कॉम्पीट करने वाले सभी 6 फाइटर्स को इवैल्यूएट करने के बाद दिसंबर 2010 में इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से बता दिया गया कि उनकी तरफ से सभी फाइटर्स का इवैल्यूएशन पूरा हो चुका है और अब पूरा मामला भारतीय रक्षा मंत्रालय के पास है। और एयरफोर्स से उम्मीद जताई थी कि जुलाई 2011 तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। और अलग अलग पैरामीटर्स पर सभी एयरक्राफ्ट का मूल्यांकन करने के बाद अप्रैल 2011 में अनाउंस किया गया कि यूरोफाइटर टाइफून और डसॉल्ट राफाल, तो इन 2 एयरक्राफ्ट को इस प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। यानी कि जहां कंपटीशन 6 का था, 6 में से कंपटीशन अब 2 के बीच रह गया था और एंड में इन 2 में से डसॉल्ट राफाल ने इस कंपटीशन को पूरी तरह से जीत लिया। और इस बात की अनाउंसमेंट जनवरी 2012 में कर दी गई थी। और डसॉल्ट राफाल के इस कंपटीशन को जीतने के अनाउंसमेंट के साथ ही ऐसा लगने लगा था कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स राफाल फाइटर्स को एक बहुत बड़ी संख्या में ऑपरेट करेगी। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये इतनी आसान नहीं थी, बल्कि डसॉल्ट राफाल के विनर अनाउंस होने के बाद भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई, क्योंकि पहले डसॉल्ट एविएशन ने जेट्स को प्रोड्यूस करने और उनकी टेक्नोलॉजी को हैंडल करने की HAL की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए। और फिर उसके बाद नेगोशिएशंस हुए और जो बातचीत थी वो 50-50 डील की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन फिर लगभग 2 वर्ष के बाद फ्रांस इस बात पर सहमत हो गया कि वो पहले के 18 रफाल फाइटर्स भारत को भेजेगा और जो बाकी के बचे फाइटर्स हैं तो वो भारत में HAL बनाएगी। और फिर नवंबर 2014 में डसॉल्ट एविएशन की CEO ने इस बात की उम्मीद जताई कि इसके लिए जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो मार्च 2015 तक साइन किया जाएगा। लेकिन 2015 में डील साइन होने के बजाय जुलाई 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी की तरफ से राज्यसभा में बताया गया कि 126 MMRCA वाला जो डील है उसे ऑफिशियली भारत सरकार ने वापस ले लिया है और इसके बदले योजना में बदलाव किए गए। और 23 सितंबर 2016 को तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी और उनके फ्रेंच काउंटर पार्ट के बीच फ्रांस से ऑफ द शेल्फ 36 रफाल फाइटर्स को ही परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट औपचारिक रूप से साइन हुआ और जिसमें समान इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस पर 18 और रफाल फाइटर्स को लेने का ऑप्शन शामिल था। और फिर 2016 में जो 36 रफाल फाइटर्स की डील साइन हुई तो उसकी डिलीवरी 2019 से शुरू हुई और अब सारे 36 रफाल फाइटर्स भारत को डिलीवर हो चुके हैं।
लेकिन 2016 में 36 रफाल फाइटर्स की डील साइन होने के बाद फिर अप्रैल 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर से करीब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए एक फ्रेश RFI जारी कर दी और ये फ्रेश टेंडर MRFA या फिर MMRCA 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि MMRCA वाली जो पहली वाली डील थी जो कि 2001 से शुरू हुई थी, तो 2019 में उसका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। इसमें से सबसे प्रमुख बदलाव ये है कि जहां पहले वाले MMRCA में 126 एयरक्राफ्ट लेने थे, वहीं इस फ्रेश टेंडर में केवल 114 एयरक्राफ्ट की बात की गई है। दूसरा बदलाव यह है कि पहले वाले टेंडर में केवल 6 ही फाइटर्स कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन इस MMRCA 2.0 में अब टोटल 8 एयरक्राफ्ट कॉम्पीट कर रहे हैं, जिनमें MiG-35, सुखोई Su-35, साब जैस 39 ग्रिपन EF, लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का F-18EF सुपर हॉर्नेट, बोइंग का F-15EX ईगल 2, यूरोफाइटर टाइफून और डसॉल्ट रफाल। यानी कि इसमें एंट्री हुई है 2 नए एयरक्राफ्ट की, सुखोई Su-35 और F-15EX ईगल 2। और बाकी F-21 को नई एंट्री में काउंट करना है नहीं करना है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे F-21 पहले वाले टेंडर में F-16 की ही जगह पर है, बस थोड़े बहुत थ्योरेटिकल चेंजेस के साथ। इसके अलावा जैसे कि पहले वाले प्रोग्राम का नाम था मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इसका नाम है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि इस नए वाले प्रोग्राम में पहले वाले के कंपैरिजन में फाइटर किस कैटेगरी का रहेगा तो उसको हटा दिया गया है। पहले वाले टेंडर में रिक्वायरमेंट रखी गई थी कि जो एयरक्राफ्ट होगा उसमें 20 टन तक की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन ये वाली जो रिक्वायरमेंट थी इसे बाद में हटा दिया गया। पहले वाले टेंडर में फोकस किया गया था कि जो पुराने मिग फाइटर्स हैं, मिराज 2000 फाइटर्स हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में फाइटर जेट्स को इंडक्ट किया जाए, यानी कि पहले संख्या पर काफ़ी जोर दिया गया था, लेकिन अब इस नए वाले टेंडर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज जैसी एडवांसमेंट्स पर मेन फोकस किया जा रहा है। और अब भारत का मेन फोकस है मल्टी रोल कैपेबिलिटीज पर, ताकि वो मल्टीपल डोमेन्स पर एक महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त कर सके, फिर चाहे एरियल वॉरफेयर हो, ग्राउंड सपोर्ट हो, रिकॉनसेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो या ऐसा ही कुछ। और अब चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इस MMRCA 2.2 या फिर इस MRFA प्रोग्राम के जो 8 कंटेंडर्स हैं तो वो भारत को क्या खास ऑफर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं साब ग्रुप के जैस 39 ग्रिपन EF फाइटर से। और साब ग्रुप ने अपने ग्रिपन के NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को इस कंपटीशन में उतारा है। इसमें से ग्रिपन E सिंगल सीट वेरिएंट है और ग्रिपन F डुअल सीट वेरिएंट, और जिसे ग्रिपन के पहले वाले मॉडल्स की प्रूवन कैपेबिलिटीज के आधार पर बनाया गया है। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, इंप्रूव रडार सिस्टम, एडवांस सर्वाइवेबिलिटी फीचर्स ये सभी देखने को मिलते हैं। ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414G इंजन इस्तेमाल हुआ है। इसकी टॉप स्पीड है मैक 2 और कॉम्बैट रेडियस है लगभग 1500 किलोमीटर्स। कॉम्बैट रेडियस का मतलब होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट नॉर्मल लोड के साथ अपने बेस से कितनी अधिक दूरी तक बिना रिफ्यूलिंग के जाके वापस आ सकता है। बाकी इस कंपटीशन को जीतने के लिए साब ग्रुप सारे प्रयासों में लगी हुई है, जिसके तहत कई अलग अलग ऑफर्स भी भारत को दिए गए। जैसे कि कंपनी का कहना है कि अगर इस कंपटीशन में उनकी ग्रिपन फाइटर को चुना जाता है तो वह हर साल इंडियन एयरफोर्स के लिए 20 से 25 फाइटर्स को मैन्युफैक्चर करने का प्रॉमिस करते हैं। बाकी इस एयरक्राफ्ट को इक्विप किया गया लियोनार्डो रेवन ES-05 AES रडार से, जो कि एक सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है। और जबकि पैसिव सर्विलियंस और टारगेटिंग को एनहेंस करने के लिए ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ भी आता है। और ये एयरक्राफ्ट मीटियोर BBR मिसाइल, आइरिस एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ कई अलग अलग तरह के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स को कैरी करता है, और इसे वर्तमान समय में एक्टिव दुनिया के सबसे बेस्ट सिंगल इंजन 4++ जनरेशन के एयरक्राफ्ट में काउंट किया जाता है। अब अगर बात करें इस कंपटीशन के दूसरे कंटेंडर की, तो वो है बोइंग का F-15EX ईगल 2, जो कि एक ऑल वेदर मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है, और ये US के आइकॉनिक F-15 सीरीज के फाइटर्स का लेटेस्ट मेंबर भी है, जो कि अत्याधुनिक एवियोनिक्स, हाई पेलोड कैपेसिटी और मॉडर्नाइज सिस्टम्स के साथ आता है। यह ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और इसको पावर देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F110G 129 इंजन का इस्तेमाल किया गया। इसकी टॉप स्पीड है मैक 2.5 और कॉम्बैट रेडियस है 1770 किलोमीटर्स। बाकी ये एयरक्राफ्ट सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज के लिए AN/APG 82VN AEC रडार से इक्विप्ड है, और जबकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग एंड सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की जो वेपन कैपेसिटी है वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि ये लगभग 13,000 किलोग्राम्स तक के ऑर्डिनेंस को कैरी कर सकता है, जिसमें AIM-120D एमरम मिसाइल्स, AIM-9X साइडविंडर, अलग अलग वैरायटी के एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस, प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स, इस तरह के सभी हथियार आते हैं। बाकी इसका एडवांस फ्लाई बाय वायर सिस्टम, एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले, जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम, तो ये सभी चीज़ें पायलट के सिचुएशनल अवेयरनेस को ऑप्टिमाइज करती हैं और उसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। और एक और बात, इस ईगल प्लेटफॉर्म का भी अभी तक ऑफिशियली कॉम्बैट क्रैश का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और इसे दुनिया के सबसे बेस्ट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स में गिना जाता है। इसके बाद हमारा अगला कंटेंडर है रशिया का सुखोई Su-35 फ्लैंकर E, और ये भी एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है, और ये रशिया के Su-27 का ही सबसे एडवांस और इम्प्रूव्ड डेरिवेटिव भी है।
इसमें सैटर्न AL-41F1S थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगे हुए हैं और इस लिस्ट में मौजूद 8 कंटेंडर्स में से इकलौता एयरक्राफ्ट है जिसके पास थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी है। इसकी टॉप स्पीड है मैक 2.25, इसकी कॉम्बैट रेंज है 3600 किलोमीटर। इसकी जो PESA रडार है वो 400 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकती है, 30 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकती है और 8 टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो Su-35 एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले Su-30 MKI का एक बेटर अपग्रेड पैकेज साबित हो सकता है। इसके बाद इस लिस्ट का अगला नाम है मिकोयान MiG-35। ये एक 4++ जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है और इसे आप MiG-29 एयरक्राफ्ट का एडवांस एवोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि MiG-29 के कंपैरिजन में MiG-35 में एवियोनिक्स, वेपनरी, इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, इन सभी को महत्वपूर्ण तरीके से इम्प्रूव किया गया है। इसको पावर देने के लिए 2 क्लिमोव RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल होते हैं। इसकी टॉप स्पीड है मैक 2.25, कॉम्बैट रेंज है 1000 किलोमीटर्स। बाकी बाई डिफॉल्ट इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं आती है, लेकिन हाँ कस्टमर के रिक्वायरमेंट पर इसे भी थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी दी जा सकती है। हालांकि MiG-29 का एडवांस वर्जन होने के बावजूद भी जो MiG-35 है तो प्रोडक्शन के मामले में अभी वो काफ़ी कम है और उसको बैटल ग्राउंड पर टेस्ट किया जाना बाकी है। और ये एयरक्राफ्ट MMRC के पहले वाले टेंडर में भी था, लेकिन उस टेंडर में ट्रायल्स के दौरान इसके जो इंजन्स थे वो पर्याप्त मात्रा में थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं पाए गए थे, जिसके चलते कंपटीशन से बाहर हो गया था। इसके बाद इस लिस्ट का अगला नाम है बोइंग का F-18EF सुपर हॉर्नेट, जिसकी सर्विस में एंट्री हुई थी अर्ली 2000 में। और जो ये सुपर हॉर्नेट है वो ओरिजिनल F-18 हॉर्नेट का ही एक एवोल्यूशन है, जो कि बड़े साइज के एयरफ्रेम, इनहैंस एवियोनिक्स, इंक्रीज फ्यूल कैपेसिटी, इन सभी के साथ आता है। ये भी 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414G 400 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी टॉप स्पीड है मैक 1.6, कॉम्बैट रेडियस है लगभग 722 किलोमीटर और इसे इक्विप किया गया AN/APG-79 AESA रडार से, जो कि इसे सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज देती है। और इसकी जो वेपन कैपेबिलिटीज हैं वो भी कमाल की हैं, क्योंकि ये कई अलग अलग तरह के एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, कई अलग अलग तरह के एयर टू ग्राउंड मिनिशंस को कैरी कर सकता है। और इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन को कैरियर बेस ऑपरेशंस के हिसाब से भी बनाया गया है। और इसलिए आप सभी को ध्यान होगा कि सुपर हॉर्नेट ने इंडियन नेवी के टेंडर में भी पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद अगला नाम है फ्रांस का डसॉल्ट रफाल, जो कि इस लिस्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग और टॉप के कंटेंडर्स में से एक है। और इस एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये 2 इंजन वाला ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि कई अलग अलग तरह के रोल्स को परफॉर्म कर सकता है, जिसमें न्यूक्लियर डिटरेंस मिशंस भी आते हैं। ये एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस इंजन्स, एडवांस वेपन्स, हर चीज़ से इक्विप्ड है और ये वर्तमान समय में सबसे कॉम्बैट प्रूवन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म में से एक है। और इस एयरक्राफ्ट ने MMRCA का पहले वाला टेंडर भी जीता था। इसके बाद अगला नाम है यूरोफाइटर टाइफून का। इसकी भी सर्विस में एंट्री हुई थी अर्ली 2000 में। यह भी 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इसको पावर देने के लिए 2 यूरोजेट EJ-200 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी टॉप स्पीड है मैक 2, कॉम्बैट रेंज है 1390 किलोमीटर्स। इसमें एडवांस कैप्टर AESA रडार इक्विप की गई है और ये कई अलग अलग तरह के एडवांस वेपन्स जैसे कि मीटियोर, BVR मिसाइल्स, ब्रिमस्टोन और स्टॉर्म शैडो जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल्स, पे वे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, तो इन सभी से इक्विप्ड है। और अलग अलग तरह के कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए ये एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। और इसका जो डिफेंसिव एयर सब सिस्टम है तो वह एक कॉम्प्रहेंसिव थ्रेट डिटेक्शन और काउंटर मेजर्स प्रोवाइड करके एयरक्राफ्ट के पायलट की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाता है। और अब इस लिस्ट का 8वां और आखिरी नाम लॉकहीड मार्टिन का F-21, जिसे किसी और पे नहीं बल्कि F-16 फाइटिंग फैल्कन के आधार पर ही बनाया गया है। और इस F-21 के साथ लॉकहीड मार्टिन का क्लेम था कि इस एयरक्राफ्ट को वे स्पेसिफिकली केवल भारत के लिए ही बनाएंगे और इसमें फीचर्स इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को ही ध्यान में रखकर दिए जाएंगे। और फिलहाल F-21 के जितने भी फीचर्स कंपनी की तरफ से बताए गए हैं वो सारे ऑन पेपर है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट रियलिटी में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हो गए हमारे सभी 8 कंटेंडर्स। और अब ये जानते हैं कि इन सभी को लेकर पोटेंशियल रिव्यूज़ और जजमेंट्स क्या क्या है। लेकिन हमें लगता है कि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसलिए इस सेक्शन को हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे और उस दूसरे पार्ट में भी जानेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम का करंट स्टेटस क्या चल रहा है और क्या इसे कभी अंतिम रूप मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी इसका पार्ट 2 अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। बाकी जल्द मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।